तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। कोई आप मेटल की रॉड ले लीजिए, उसको गर्म करिए, टेम्परेचर बढ़ाइए तो उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर जब किसी ऑब्जेक्ट का साइज़ कुछ भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वॉटेवर जो भी है वो इंक्रीज़ करेगा तो हम कहेंगे ये थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। चाहिए यहाँ पर हम जब थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं तो उसमें एक ख़ास बात होती है, वो ये कि टेम्परेचर बदलने पर जो भी साइज़ में चेंजेस होते हैं वो बहुत छोटे छोटे चेंजेस होते हैं। आमतौर पे इतने छोटे चेंजेस होते हैं जो हम अपनी आँख से दिखाई भी नहीं देते। ठीक है, ये रॉड जो है अगर मेटल की है, इसको गर्म किया तो एक्सपेंड करेगी, लेकिन इतना ज़रा सा एक्सपेंड करेगी कि हमें दिखाई भी नहीं देगा, हम ऐसे समझ ही नहीं पाएंगे कि इसका साइज़ बढ़ गया। अच्छा, तो जो चेंजेस होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए जब हम कहीं पर कुछ भी डेरिवेशन कर रहे होते हैं, रिज़ल्ट निकाल रहे होते हैं या फिर जो है सवाल कर रहे होते हैं, तो हमें बार बार कुछ अप्रॉक्सीमेशंस लेने पड़ते हैं। तो वो अप्रॉक्सीमेशंस जो है वो स्टार्टिंग में हम यहाँ बता दे रहे हैं। इनका इस्तेमाल करके ही जो भी रिज़ल्ट हैं मोस्टली वो सब निकाले जाते हैं। अच्छा, तो मैंने क्या है भाई, ये देखिए, ये बात बता दी कि अगर x 1 से बहुत छोटा है, मान लीजिए x है 0.00001, 1 से बहुत छोटा हुआ, तो ऐसे केस में 1 + x की पावर होल पावर n अगर लिखोगे तो वो लगभग 1 + nx के बराबर होगी। सही है। और ध्यान दीजिए, अगर 1/1 + x कहीं लिखा हुआ है तो उसको आप 1 + x की पावर -1 लिख लीजिए, तो -1 यहाँ आ जाएगा, तो ये लगभग 1 - x हो जाएगा। 1/1 - x है, ये ऊपर जाके 1 + x हो जाएगा। ठीक है। और देखिए, अगर दो चीज़ें हैं x1 x2 दोनों ही 1 से बहुत छोटी हैं, तो 1 + x1 × 1 + x2 ये लगभग इतना आ जाएगा, 1 + x1 + x2। ये आप ब्रैकेट को खोल सकते हैं, फिर x1 x2 आएगा एक टर्म, तो वो बहुत छोटा होगा तो उसको इग्नोर कर देंगे, उससे आप ये लिख सकते हैं। कहीं पर यूँ लिखा है 1 + x1/1 + x2, तो इसको लिख सकते हैं 1 + x1 - x2। होता है कि ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाके 1 - x2 बन जाएगा, फिर इसका इस्तेमाल कर लेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये बहुत ही पॉपुलर अप्रॉक्सीमेशन है, और जैसे मैंने कहा रिजल्ट्स डिराइव करते समय या सवाल करते समय इनका खूब इस्तेमाल होता है थर्मल एक्सपेंशन में। क्यों? क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन में जो भी चेंजेस होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे चेंजेस होते हैं। तो ऐसे में चीज़ों को सिंपल बनाने के लिए ये इस टाइप के अप्रॉक्सीमेशंस अक्सर हर जगह पर इस्तेमाल किए ही जाते हैं, क्योंकि नहीं इस्तेमाल करेंगे तो वो थर्मल एक्सपेंशन वाले जो सवाल हैं वो कैलकुलेशन को लेके इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे कि हम वो सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। सही है, तो ये बात बता दी। आप ध्यान दीजिए, अब आते हैं बेसिक कुछ डेफिनीशंस पर। सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। मेरे पास कोई रॉड है, 0 डिग्री सेल्सियस पर देखा, उसकी लंबाई है L0, टेम्परेचर 0 से बढ़ा के T डिग्री सेल्सियस कर दिया 30 डिग्री 40 डिग्री वॉटेवर, तो ये पाया कि इसका साइज तो थोड़ा सा बढ़ गया, लंबाई बढ़ गई, तो लंबाई L0 से बढ़ के हो गई LT। यस, लंबाई में चेंज हुआ कितने का? डेल्टा L का। अब हमने कहा भाई ऐसा है, ये LT T पर ऐसे डिपेंड करेगा। देख लीजिए भाई, टेम्परेचर जब आप बदलोगे, टेम्परेचर 30 डिग्री करोगे तो लंबाई कुछ होगी, 40 डिग्री करोगे लंबाई और बढ़ जाएगी, 50 डिग्री पे और बढ़ जाएगी, 60 डिग्री पे और बढ़ जाएगी, तो ये LT T पर डिपेंड करेगा। कैसे? ऐसे, LT = L0 1 + α/T। चाहिए, लिख दिया। अल्फ़ा डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ रॉड। अल्फ़ा रॉड के मटेरियल पर डिपेंड करेगा। समझे? रॉड का मटेरियल आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, क्या चीज़ है, अल्फ़ा उस पर डिपेंड करेगा। अलग अलग मटेरियल्स के लिए अल्फ़ा अलग अलग पाया जाएगा। और ध्यान दीजिए, अल्फ़ा बहुत छोटा होता है। बहुत छोटा मतलब है, समझो ऑर्डर 10 की पावर -5 के ऑर्डर का होता है, 10 की पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस, ऐसे। तो अल्फ़ा अगर 10 की पावर -5 है, किसी के लिए 10 की पावर -4 हो सकता है, किसी मटेरियल के लिए 10 की पावर -6 हो सकता है। सही है, तो कुल मिला के अल्फ़ा बहुत छोटा होता है। तो जब अल्फ़ा बहुत छोटा होगा तो अल्फ़ा × T वो भी बहुत छोटा होगा, क्योंकि टेम्परेचर भाई आमतौर पे आप कितना लोगे, 100 डिग्री 200 डिग्री,
कोई 1000, 10,000, 5 लाख डिग्री की बात करोगे नहीं कि इतने हाई टेम्परेचर पे तो चीज़ें मेल्ट हो जाएंगी, समझे। तो नॉर्मल टेम्परेचर्स की बात करी जाती है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, इस टाइप से, ठीक है। 500, 700, 1000 डिग्री की बात नहीं करी जाती है। तो इसीलिए ये टेम्परेचर भी बहुत बड़ा नहीं होगा, तो अल्फ़ा इंटू टी निकालोगे वो भी 1 से काफ़ी छोटा ही आएगा, समझे। अच्छा, तो हमने कहा चलो देखते हैं। हाँ जी, तो ये अल्फ़ा इंटू टी ये भी बहुत छोटा होगा, ये कितना 1 से काफ़ी छोटा होगा। अल्फ़ा इंटू टी ऐसी 0.01, 0.02 इस टाइप से। तो उसमें होता ही है कि जब ये अल्फ़ा टी बहुत छोटा होता है 1 से, तो आप ये 1 प्लस अल्फ़ा टी को लेकर इस टाइप के काम कर पाते हैं जो यहाँ कहा गया कि कहीं पे लिखा है 1 प्लस अल्फ़ा टी का क्यूब, तो उसका पावर अगर 3 चढ़ा दोगे तो 3 को यहाँ ले आना। तो इस टाइप के अप्रोक्सीमेशन में ये अल्फ़ा टी जो है ये 1 से छोटा होने के कारण ये सब इस्तेमाल हो जाते हैं, ठीक। और ध्यान दीजिए, लंबाई में चेंज की अगर बात करेंगे कि भाई 0 से T डिग्री सेल्सियस तक गए, लंबाई में चेंज क्या हुआ, अरे LT में से L0 घटाओ, जो ब्रैकेट खोल लो, फिर LT माइनस L0 करो, तो तुमको मिलेगा अल्फ़ा L0 इंटू टी। देख लीजिए, इसको खोल लीजिएगा, LT माइनस L0 कर लीजिएगा, यही आएगा अल्फ़ा L0 इंटू टी, समझे, अल्फ़ा L0 इंटू टी। अब होता ये है कि जब हम ये अल्फ़ा L0 इंटू टी, तो ये अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो लंबाई है L0, अब हुआ ये है कि यहाँ से यहाँ जाने में टेम्परेचर बढ़ने पे जो लेंथ में चेंज हुआ है, ये दिख तो रहा है यहाँ पे खूब बड़ा, लेकिन एक्चुअल में इतना बड़ा होगा नहीं। एक्चुअल में तो ये बहुत ज़रा सा होगा। मैंने क्या कहा, इतना ज़रा सा होगा कि हमें दिखाई भी नहीं देगा, समझे। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम यहाँ पे डेल्टा एल की कैलकुलेशन करते हैं, तो आप उसे अल्फ़ा L0 इंटू टी करके कैलकुलेट करो, या L0 की जगह LT रख दो यहाँ पे, तो भी वैल्यू ऑलमोस्ट वही सेम आती है, कुछ खास फ़र्क नहीं आता है, समझे। L0 लिख लीजिए या LT रख दीजिए, अल्फ़ा टी से मल्टीप्लाई करोगे, कोई विशेष जो है वो फ़र्क नहीं आएगा इस वैल्यू और इस वैल्यू में। तो तमाम बार ऐसा होता है कि लंबाई में चेंज के लिए अगर ये लंबाई 0 डिग्री सेल्सियस वाली दे रखी है, तो अल्फ़ा इंटू वो लंबाई इंटू टी कर दो, और अगर T डिग्री सेल्सियस वाली दे रखी है तो अल्फ़ा इंटू वो लंबाई इंटू टी कर दो, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत विशेष ऐसा वो नहीं रहता है। जब ये अल्फ़ा इंटू लंबाई इंटू टी करके हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, तो लंबाई 0 पे ले लो या T पे ले लो, कोई खास फ़र्क नहीं आता। ये वैल्यू अगर आप रखेंगे ना, कभी सवाल कर रहे हो उसमें वैल्यू रख के देखेंगे तो आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने कहा यार ऐसा है, कोई जरूरी नहीं है कि आप हमेशा 0 डिग्री और T डिग्री की बात करें। हो सकता है कहीं पर आपसे एक आ जाए कि यार एक ऑब्जेक्ट है जो T1 डिग्री सेल्सियस पे जब था तो उस समय उसकी लंबाई थी L1, और T2 डिग्री सेल्सियस पे जब था तो उसकी लंबाई थी L2। अब यहाँ से यहाँ गए तो टेम्परेचर में चेंज डेल्टा T कितना हुआ, T2 माइनस T1, लंबाई में चेंज कितना हो गया, डेल्टा L। तो आप ऐसे में अगर इस सिचुएशन को लेकर कुछ सवाल पूछना चाहें कि भाई ऐसा है, ये 20 डिग्री पे लंबाई इतनी थी, बताओ 50 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होगी। 10 डिग्री सेल्सियस पर लंबाई ये थी, बताओ 60 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगी। मतलब 0 डिग्री का तो नाम ही नहीं लिया कहीं पर, कोई बात नहीं है। अगर 0 डिग्री का नाम नहीं लिया गया है तो उसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप 0 डिग्री सेल्सियस वाली लंबाई उसको देखें, फिर काम करें, पहले उसे निकालें, फिर वर्किंग करें, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल आप क्या करते हो, यहाँ से यहाँ गए तो टेम्परेचर में चेंज हो गया वो देख लेते हैं, डेल्टा टी, और उसके बाद यहाँ से यहाँ जाने में ऐसे लिख देते हैं L2 बराबर L1 1 पे अल्फ़ा डेल्टा टी। ध्यान दो, जैसे 0 से T गए तो LT बराबर L0 1 प्लस अल्फ़ा टी, टेम्परेचर में जितना चेंज हुआ T गई तो हुआ। ऐसे ही यहाँ पर L1 से L2 गए तो L2 बराबर L1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। इन सब अप्रोक्सीमेशंस का इस्तेमाल करके इन्हें शो किया जा सकता है। हमने कुछ नहीं, ज़्यादा हम उसमें नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, अगर आप लंबाई में चेंज की बात करेंगे, भाई टेम्परेचर T1 से T2 हो गया, टेम्परेचर में चेंज इतना हुआ, तो बताओ लंबाई में चेंज क्या हुआ। तो आप उसको अगर लिखें तो वैल्यू आएगी अल्फ़ा L0 डेल्टा टी। जैसे यहाँ पर अल्फ़ा L0 इंटू टी, तो यहाँ पर अल्फ़ा L0 इंटू डेल्टा टी, बस। और जब ये कैलकुलेशन कर तो ये अल्फ़ा इंटू लंबाई इंटू टेम्परेचर वाली, तो इसमें क्या होता है कि जो L0 है, L1 है, L2 है, ये इनमें कोई खास फ़र्क नहीं होता है, बहुत ज़रा सा फ़र्क होता है। तो आप अगर L0 की जगह L1 ले लें
या L0 की जगह L2 ले लें तो भी ये डेल्टा L की कैलकुलेशन पे कोई खास फर्क नहीं आएगा। तो जो जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जा रही हो उससे आप ये डेल्टा L निकाल लेते हैं। देख लेंगे, कहीं सवाल करेंगे उसमें बात अपने आप समझ में आएगी कि भाई ये जो बात कही जा रही है इसका क्या मतलब था। ठीक है। अच्छा, अब जैसे यहाँ पर लंबाई में चेंज को लेकर आपने बात करी, ऐसे ही किसी ऑब्जेक्ट जो है अगर उसको गर्म करोगे तो उसका सरफेस एरिया भी बदलेगा। तो सरफेस एरिया में चेंज जो है वो टेम्परेचर के साथ कैसे होता है, उसके लिए भी हम सेम यही अप्रोच जो है रखते हैं। भाई ध्यान दीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये रहा, इसका सरफेस एरिया देख रहे हैं आप। अब अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी सारी साइडें बढ़ेंगी, तो सारी साइडें बढ़ेंगी तो इसका साइज़ बढ़ेगा, साइज़ बढ़ेगा तो इसका सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। तो सरफेस एरिया टेम्परेचर के साथ कैसे इंक्रीज़ होगा, हम ये चीज़ जानने में इंटरेस्टेड हैं। बिल्कुल सेम यही चीज़ जो है वो यूज़ होती है जो लेंथ के लिए इस्तेमाल हो रही है। बस फ़र्क ये होता है कि लंबाई की जगह एरिया ले लेते हैं और अल्फ़ा की जगह बीटा ले लेते हैं। बीटा अल्फ़ा जो यहाँ पर है जो कहला रहा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो मैं पूरी सारी बातें नहीं लिखूँगा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सरफेस एरिया के मामले में अल्फ़ा की जगह बीटा का यूज़ हो जाता है। और तमाम बार वॉल्यूम डिस्कस होता है कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका वॉल्यूम इतना है आज, और टेम्परेचर बढ़ा दो तो इसकी सारी साइडें बढ़ जाएंगी, साइज़ बढ़ जाएगा तो इसका वॉल्यूम भी तो बढ़ जाएगा। हाँ, तो वॉल्यूम में कितना इंक्रीज़ होगा, कैसे होगा टेम्परेचर के साथ, तो उसमें क्या, उसमें भी यही अप्रोच यूज़ होती है। बस लंबाई की जगह हर जगह क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, और अल्फ़ा की जगह क्या यूज़ हो जाएगा, गामा। सही है, उसको गामा को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। समझे। तो अगर आप सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, वेरिएशन ऑफ सरफेस एरिया विद टेम्परेचर, ये देखिए टेम्परेचर के साथ सरफेस एरिया कैसे बदलेगा। तो उसमें क्या करोगे, L की जगह A यूज़ कर लेना और अल्फ़ा की जगह बीटा यूज़ कर लेना। समझे। चलो आप इसको देख लो, फिर मैं बीटा गामा इन सब के बारे में भी अभी लिख देता हूँ, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, पूरी बात नहीं रिपीट करूँगा, ज़रूरत ही नहीं है। बस L की बता दिया, L की जगह एरिया ले लो तो अल्फ़ा की जगह बीटा, L की जगह वॉल्यूम ले लोगे तो अल्फ़ा की जगह गामा हो जाएगा। अभी लिख देते हैं, आप इसको देखिए पहले। तो हम लोग ध्यान देते हैं, जब हमने कहा कि भाई लंबाई की जगह अगर एरिया लेना है तो अल्फ़ा की जगह बीटा ले लो ना। ठीक है, तो बीटा कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और बीटा की वैल्यू अल्फ़ा से डबल होती है। अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को देख रहे हो और वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देख रहे हो, तो जैसे लंबाई उसकी जगह वॉल्यूम ले लो तो अल्फ़ा की जगह क्या हो जाएगा, गामा। गामा को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, और गामा की वैल्यू जो है अल्फ़ा से 3 गुनी होती है, 3 अल्फ़ा। 3 अल्फ़ा क्या लो, यहाँ से अल्फ़ा बराबर बीटा बाई 2 तो रख दोगे तो गामा बराबर 3/2 बीटा, ऐसे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अच्छा, फिर हमने कहा भाई ऐसा है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को कहते हैं कि वो टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा। ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इसका वॉल्यूम अभी इतना है, टेम्परेचर बढ़ाया एक्सपेंड कर गया। अरे तो अगर इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। क्यों, मास तो फिक्स रहेगा ना भाई, ऑब्जेक्ट को गर्म करने से मास तो सेम रहा, बट वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उससे मास तो चेंज नहीं होगा, बट वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी घट जाएगी। तो डेंसिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। कैसे, वॉल्यूम के उल्टा मामला चलेगा, बिल्कुल उल्टा चलेगा। देखो वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी, ये सिंपल। जैसे वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करेगा, Vt बराबर V0 1 प्लस गामा टी। तो डेंसिटी का क्या होगा, डेंसिटी टेम्परेचर के साथ ऐसे वेरी करेगी, रो टी बराबर रो 1 प्लस गामा टी। समझे, यह है डेंसिटी 0 डिग्री सेल्सियस पर और यह है डेंसिटी T डिग्री सेल्सियस पर। टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, डेंसिटी घटती चली जाएगी। देखो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम जिस हिसाब से बढ़ेगा डेंसिटी उस हिसाब से क्या होगी, घटेगी। और
इसको ऐसे भी याद रखते हैं, ये 1/1 + x है, तो ऊपर जाके 1 - x हो जाएगा। अभी तो बताया था अगर x बहुत छोटा हो तो 1/1 + x को 1 - x लिख सकते हो, बस वही चीज़। तो 1/1 + गामा टी ऊपर जाके 1 - गामा टी हो जाएगा। तो बहुत जगह पर डेंसिटी का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन आपको ऐसा मिल सकता है, तो बहुत जगह पर ऐसा भी लिखा हुआ दिखाई दे सकता है, कोई फ़र्क की बात नहीं है। अच्छा, वो ऐसा होता है जैसा कैलकुलेशनों के लिए बेहतर रहे, जो आसान, जिससे आसान कैलकुलेशन हो जाए वो चीज़ यूज़ कर ली जाती है। चलिए, तो ये सब बातें आपको बता दी गई, बेसिक बातें। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है इस पर देख सकते हैं। हमारे पास कोई रॉड हैं ए और बी, चाहिए। इनके जो अल्फ़ा हैं वो दे रखे हैं। अल्फ़ा ए दे रखा है आपको 6 × 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। अल्फ़ा बी आपको दे रखा है 5 × 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक भाई, दोनों के मटेरियल अलग अलग हैं तो दोनों का अल्फ़ा अलग अलग हो गया। अब ये कहा गया कि डिफरेंस इन लेंथ इनका जो है, एक रॉड बड़ी है एक रॉड छोटी है। डिफरेंस इन लेंथ इज फिक्स्ड एट 10 सेंटीमीटर एट ऑल टेम्परेचर्स। टेम्परेचर कितना भी हो, टेम्परेचर घटाओ बढ़ाओ कुछ भी करो, ठीक है, टेम्परेचर घटाओगे बढ़ाओगे दोनों रॉड एक्सपेंड करेंगी, दोनों रॉड का कॉन्ट्रैक्ट होंगी, लेकिन जो डिफरेंस है उनकी लंबाई में वो फिक्स रहेगा। कितना? 10 सेंटीमीटर। ये देखिए, डिफरेंस इन लेंथ इज फिक्स्ड एट 10 सेंटीमीटर एट ऑल टेम्परेचर्स। तुम टेम्परेचर 0 डिग्री से लो, 30 डिग्री लो, 60 डिग्री लो, कुछ भी लेते रहो, रॉड एक्सपेंड करती रहेंगी, लेकिन डिफरेंस 10 पे फिक्स रहेगा। तो आपको ये बताना है कि इनकी लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस क्या होंगी, समझे? 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर ए और बी की लंबाई देखी जाए तो कितनी कितनी होगी, ये बताना है, समझे? तो क्लास को रोकें और ज़रा जवाब निकालने की कोशिश करें। बड़ा पॉपुलर, बड़ा पुराना सवाल है, बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। तो एक बार ट्राई कर लीजिए। अच्छा, तो चलो मान लेते हैं आप लोगों ने थोड़ा प्रयास कर लिया होगा, देखते हैं इसका जवाब क्या आएगा। सबसे पहले मैंने अभी मान लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर जो लंबाई थी वो थी LA और LB, सही है। अब देखो, ये कहा गया है कि दोनों की लंबाई में डिफरेंस 10 सेंटीमीटर है, ये नहीं कहा गया कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते इस समय कि आप लिख दो LA - LB बराबर 10 सेंटीमीटर, या यूँ लिख दो LB - LA बराबर 10 सेंटीमीटर, नहीं लिख सकते। अरे पता ही नहीं है बड़ा कौन छोटा कौन, क्या करें? तो हमने कहा अच्छा चलो उस पर आते हैं जो टेम्परेचर के साथ वाला मामला है। टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो लंबाई में जो डिफरेंस है वो फिक्स रहेगा। मान लो एक की लंबाई इतनी ज़मीन से लेकर नापी, एक की लंबाई इतनी, दूसरे की इतनी, ये फ़र्क है 10 सेंटीमीटर। अब तुम टेम्परेचर बढ़ा दो तो टेम्परेचर बढ़ाने पे ये रॉड भी एक्सपेंड करेगी, ये भी एक्सपेंड करेगी। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन ए है कौन बी है, ठीक है, बस कोई एक रॉड है जो यहाँ तक है, दूसरी रॉड यहाँ तक है। टेम्परेचर बढ़ाया, ये देखिए दोनों की लंबाई में क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ। अगर तुम चाहते हो कि डिफरेंस 10 सेंटीमीटर ही रहे तो जितना एक बढ़ेगा दूसरे को भी उतना ही बढ़ना पड़ेगा, तभी तो डिफरेंस फिक्स रहेगा। क्या समझे? अरे दो चीज़ों की हाइट इतनी है, अब तुमने इसे 2 सेंटीमीटर उठाया तो इसे भी 2 उठा दो, दोनों का डिफरेंस फिक्स उतना ही रहा। हाँ, बात सही है। तो हम ये कहेंगे कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ, टेम्परेचर को 0 से T करता हूँ, तो A की लंबाई में जितना चेंज होगा B की लंबाई में भी उतना ही चेंज होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो जो डिफरेंस है वो फिक्स रहेगा, डिफरेंस 10 सेंटीमीटर पर फिक्स रहेगा। दोनों रॉडों की लंबाई बढ़ती रहेगी घटती रहेगी, डिफरेंस पर कोई भी असर नहीं आएगा। हाँ, बात सही है। तो हमने कहा डेल्टा LA बराबर डेल्टा LB। डेल्टा LA क्या होगा? किसी भी रॉड का टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो लंबाई में चेंज क्या होता है? अल्फ़ा L0 × T।
ये हो गया अल्फ़ा ए एल ए इंटू टी, अल्फ़ा बी एल बी इंटू टी। यहाँ से एल ए अपान एल बी बराबर मिल गया आपको अल्फ़ा बी अपान अल्फ़ा ए। हाँ जी, अल्फ़ा बी अपान अल्फ़ा ए कर लो 5/6, एल ए अपान एल बी बराबर 5/6। इससे एक बात समझ में आ गई तुम्हें, एल ए बटे एल बी 5/6, इधर ये चीज़ बड़ी है छोटी तो इधर भी ये बड़ी है छोटी, एल बी होगा बड़ा एल ए होगा छोटा। शुरुआत में नहीं मालूम था कौन बड़ा कौन छोटा, लेकिन अब पता चल गया ये बड़ा है ये छोटा है, तो जो बड़ा है उसमें छोटे घटा दो, 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। यस, एल बी माइनस एल ए बराबर 10। अब मुझे चाहिए था एल ए एल बी, मिल जाएगा। एल ए बराबर 5/6 एल बी यहाँ रख दो, एल ए बराबर 5/6 एल बी लो, एल ए बराबर 5/6 एल बी यहाँ रख दिया। यहाँ से ये एल बी बटे 6 तो एल बी हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, और एल बी अगर 60 हो गया उसको यहाँ रख दोगे तो 60 माइनस क्या करूँ कि 10 आ जाए, तो 60 माइनस 50 बराबर 10, यानी एल ए बराबर 50 सेंटीमीटर। ये देख लीजिए, बड़ा पुराना बड़ा पॉपुलर और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है कैसे किया गया। ठीक है, एक बार देख लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे दिखाया कि एक लिक्विड है कंटेनर में, ठीक है, और लिक्विड जो है उसका कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन है गामा एल। बिल्कुल सही बात है भाई, कोई लिक्विड है उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो भी एक्सपेंड करेगा, तो उसका जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी कर रहा है वो देखा गया, और कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन जो है वो गामा एल बता दिया गया। अब एक ऑब्जेक्ट इसमें डाल दिया, ऑब्जेक्ट हल्का था थोड़ा, सरफेस पे तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है, कुछ पोर्शन उसका लिक्विड के अंदर है बाकी कुछ बाहर है, ठीक है। तो अब इसका जो मटेरियल है उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन लिखा गया अल्फ़ा एस, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम ये कहते हैं कि हम इस ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है लिक्विड के अंदर वो देखेंगे। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये लिक्विड में ऐसे फ्लोट कर रहा है, तो इसके वॉल्यूम ये लिक्विड के अंदर है, मान लो ये वॉल्यूम है इसका V1, और टोटल जो इसका वॉल्यूम है टोटल वॉल्यूम है V, तो इसका वॉल्यूम का वो फ्रैक्शन जो लिक्विड के अंदर मौजूद है कैसे निकालोगे, अंदर वाला वॉल्यूम बटे टोटल वॉल्यूम V1/V कर दीजिए, तो ये क्या हो गया फ्रैक्शन, क्या हो गया फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन, ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम का वो फ्रैक्शन जो लिक्विड के अंदर मौजूद है, लिक्विड के अंदर है V1 और टोटल वॉल्यूम है V, तो ये V1 इस V का कितना फ्रैक्शन है V1/V। अब ये फ्रैक्शन आपने पता किया, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ये फ्रैक्शन था F0। आपको ये बताना है कि T डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर कर दिया जाए तो भाई ऐसे में ऑब्जेक्ट भी एक्सपेंड करेगा, लिक्विड भी एक्सपेंड करेगा, तो T डिग्री सेल्सियस पर फ्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड लिक्विड क्या होना चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल देखेंगे। ये देखिए T डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड के अंदर कितना फ्रैक्शन होगा ये पता करना है। तो एक बार क्लास को रोकें और खुद ये जवाब निकालने की कोशिश करें, फिर हम लोग भी देखते हैं, ट्राई कर लीजिए एक बार। चलो तो मान लेते हैं आप लोगों ने थोड़ा सा कोशिश किया होगा, देखते हैं क्या है सिचुएशन, क्या सही जवाब होना चाहिए। ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, कोई लिक्विड में फ्लोट कर रहा है, यस, ऑब्जेक्ट का टोटल वॉल्यूम है V, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है रो, लिक्विड जो है उसकी डेंसिटी या ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या लिख दूँ, सिग्मा लिख दूँ, और लिक्विड की डेंसिटी है रो, और ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है वो है V1। हम जिस फ्रैक्शन F की बात कर रहे हैं वो है V1/V। ओके, क्या करें भाई, देखो ओह तो हम लोग ध्यान देते हैं,
कि भाई ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है वो है V1 और टोटल वॉल्यूम है V। तो लिक्विड के अंदर जो फ्रैक्शन है वो कैसे मिला, V1/V। अब ध्यान दो, अगर तुम इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्सेस की बात करोगे तो इस ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स लग रहे होंगे, एक ऑब्जेक्ट का वेट और दूसरा लिक्विड के द्वारा लगाया गया अपथ्रस्ट। चूँकि ऑब्जेक्ट लिक्विड के सरफेस पे फ्लोट कर रहा है इसलिए ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा, इस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 होना चाहिए। तो हम लिखेंगे वेट बराबर अपथ्रस्ट। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वेट देखो कैसे लिखते हैं, वेट के लिए ऑब्जेक्ट का मास लिखो, मास के लिए वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है V, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी है सिग्मा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो गया मास, मास इंटू G हो गया वेट। अपथ्रस्ट के लिए अपथ्रस्ट होता है V ρ G। इसमें अपथ्रस्ट लिखते समय ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है वो देखा जाएगा। ये देखो ये V1, यही है डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम इंटू लिक्विड की डेंसिटी इंटू G। तो यहाँ से G कट गया और V1/V बराबर मिल गया V1/V बराबर σ/ρ। तो जो फ्रैक्शन है जो लिक्विड के अंदर है वो हो गया σ/ρ। सही। अब हमने कहा भाई ऐसा है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर आप चीज़ों को देखेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम का जो फ्रैक्शन लिक्विड के अंदर है वो देखना है। तो उसके लिए 0 डिग्री सेल्सियस पर दोनों चीज़ों की डेंसिटी देखी जाएगी, ऑब्जेक्ट की और लिक्विड की। और यही आपको अगर T डिग्री सेल्सियस पे चाहिए तो क्या करोगे, अरे डेंसिटी देखो T डिग्री सेल्सियस पर दोनों लोगों की, क्या ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी। अब ये डेंसिटी तो टेम्परेचर के साथ बदलेगी, तो यस अगर डेंसिटी टेम्परेचर के साथ बदलेंगी तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन है ये भी बदल जाएगा। मैं कहा ठीक है, क्या करें, ऐसे लिख लो, जो σT है वो σ0/1 प्लस ये देखो सिग्मा किसकी डेंसिटी है, ऑब्जेक्ट की। तो जो ऑब्जेक्ट के लिए जो गामा है वो यूज़ करिए 3αs × T। मैंने आपको बताया था कि डेंसिटी एट T डिग्री सेल्सियस बराबर डेंसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस अपान 1 प्लस गामा T। अब तुम ऑब्जेक्ट के लिए गामा की बात करोगे तो देखो ऑब्जेक्ट के लिए अल्फ़ा दिया हुआ है αs, तो गामा क्या होगा अल्फ़ा से 3 गुना। यस, ऐसे ही लिक्विड की डेंसिटी T डिग्री सेल्सियस पर अगर लिखनी है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी अपान 1 प्लस गामा लिक्विड इंटू T। लिक्विड की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, गामा ही लिक्विड का दे रखा है। यहाँ से σT/ρT बराबर σ0/ρ0 इंटू 1 प्लस गामा LT बटे 1 प्लस 3αs इंटू T। आपका ये चीज़ जो है ये तो हो गई FT, ये हो गया F0 और ये समझो ये 1 प्लस गामा L इंटू T अपान 1 प्लस 3αs इंटू T। ये आपका आंसर आ गया। देख लो, आपसे यही तो कहा था कि 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर लिक्विड का ऑब्जेक्ट का जो फ्रैक्शन लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है वो F0 है, तो T डिग्री सेल्सियस पर ये फ्रैक्शन क्या होगा, दिख गया आपको, 0 डिग्री सेल्सियस पर ये तो T डिग्री सेल्सियस पर ये। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये चीज़ बहुत छोटी होगी 1 से, ये भी चीज़ 1 से बहुत छोटी होगी, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस x1 बटे 1 प्लस x2। तो इसको 1 प्लस x1 माइनस x2 लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी लिख सकते थे। तो अगर आप वैसे लिखना चाहें तो ये हो जाएगा FT बराबर F0 1 प्लस गामा L इंटू T माइनस 3αs इंटू T। जैसे चाहें वैसे लिख दीजिए, कोई फ़र्क की बात नहीं है। तो देख लें एक बार इसको। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं, हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये तीनों साइड हैं L। ये कैसे बना हुआ है, ये 3 मेटल की रॉड्स से बना हुआ है। ये रॉड इसकी लंबाई है L, इसकी L, इसकी L, और इसमें ये दोनों रॉड एक जैसे मटेरियल की हैं। दोनों का जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो है α1। इसका मटेरियल अलग है, इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन α2। AB का मिड पॉइंट है D। अब देखो क्या कहा गया, ये जो C से D तक की दूरी है इसकी बात करी जा रही है, डिस्टेंस CD।
और ये कहा जा रहा है कि ये डिस्टेंस सी डी डज नॉट चेंज बाई वेरिंग टेम्परेचर। क्या मतलब? भाई आप अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये तीनों रॉड एक्सपेंड करेंगी, ये रॉड एक्सपेंड करेगी, ये एक्सपेंड करेगी, ये एक्सपेंड करेगी, लेकिन खास बात ये होगी कि ये तीनों रॉड तो एक्सपेंड करेंगी, बट सी से डी तक की दूरी वो चेंज नहीं होगी, वो जितनी है उतनी ही रहेगी। तो आपको ये बताना है कि अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 का रेशियो क्या होगा। क्लास को रोकें और कोशिश करें। चलो देखते हैं। तो मान लेते हैं आप लोगों ने कुछ प्रयास किया होगा, देखते हैं कि सही जवाब निकाला या नहीं। चलो, तो ऐसा है भाई, तुम्हारे पास ये जो सी से डी तक की दूरी है, इसके लिए तुमने ये कहा कि यार ऐसा है, ये सी और ये है डी। सी से डी तक की दूरी क्या? एल, और ये दूरी कितनी है? L/2। तो सी डी जो है वो कैसे निकालोगे? पाइथागोरस लग जाएगा, और सी डी बराबर रूट में L² माइनस L/2 का स्क्वायर। तो सी डी आ गया L√3/2। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो ये है सी और ये है डी। अब क्या होगा? अब ये दूरी जो है ये L से बढ़ के हो जाएगी L1 + α1t। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये दूरी जो है ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी L/2 1 + α2t। और ये दूरी वही रहेगी जो पहले थी, यानी L√3/2। वैसे तो ये पूरा है ट्रायंगल, मैंने बस आधा बना लिया है। चाहिए अब मुझे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 का रेशियो चाहिए, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे अपना वो तो लगाता हूँ पहले पाइथागोरस। तो L1 + α1t का स्क्वायर बराबर L√3/2 का स्क्वायर प्लस L/2 1 + α2t का स्क्वायर। ओके, अब देखो इसको हम थोड़ा सा सिंपल बनाकर रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे। L का स्क्वायर, यस, 1 + α1t का स्क्वायर, उसको लिख लो 1 + 2 α1t। ये क्या बात हुई? ये समझो वो चीज़ यूज़ करी है, 1 + x⁴n को क्या लिखते हैं? 1 + nx। तो 1 प्लस ये छोटी सी चीज़ की पावर 2, तो वो 2 पावर यहाँ आ जाएगी, ये आ जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा स्क्वायर 3/4 L², और ये L/2 का स्क्वायर L²/4, और 1 + α2t का स्क्वायर, ये 1 + x⁴n को 1 + nx लिख लो, लिख लिया। L² पूरे में से कट जाएगा, और 1 + 2 α1t बराबर 3/4 L², तो L² कट गया था, 3/4 प्लस ये L² कट गया, ये /4 है, ब्रैकेट खोल दो, 1/4 प्लस 2 α2t/4। अब ध्यान दो, ये 3/4 प्लस 1/4 1 से 1 कट गया, 2 α1t बराबर 2 α2t/4। t से t 2 से 2 कट गया, और α1/α2 जो सवाल में आपसे पूछा था वो आ गया 1/4। देख लीजिए, अगर α1 α2 का रेशियो 1/4 हो, तो इन दैट केस जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये तीनों रॉड एक्सपेंड करेंगी, लेकिन ये डिस्टेंस सी डी ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार। फिर हम लोग एक और सवाल लिखते हैं। तो इसमें कुछ स्केल और रॉड की बात करें। देखिए, ये एक रॉड है और रॉड का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है α/r, और ये एक स्केल है। स्केल के द्वारा आप रॉड की लंबाई नाप रहे हो। ठीक है, स्केल भी मेटल का बना हुआ है, इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है α/s। सही। 0 डिग्री सेल्सियस पर रीडिंग जो स्केल की है वो है L0। तो T डिग्री सेल्सियस पर स्केल की रीडिंग LT क्या होगी, ये आपको बताना है। देखो ध्यान दो, रॉड जो है इसकी लंबाई स्केल से नाप रहे हैं, तो इसकी एक्चुअल लंबाई जो है वो कितनी है वो डिस्कस नहीं हो रही है। स्केल जो है वो रॉड की लंबाई क्या बता रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो स्केल ने आज 0 डिग्री सेल्सियस पर रॉड की लंबाई L0 बताई।
अब टेम्परेचर को अगर बढ़ा दोगे तब होगा क्या, यहाँ पर ये रॉड भी एक्सपेंड करेगी और स्केल भी एक्सपेंड करेगा। तो रॉड और स्केल जब दोनों एक्सपेंड करेंगे तो ऐसे केस में T डिग्री सेल्सियस पर रीडिंग क्या होगी ये हम जानना चाहते हैं। ठीक है, तो एक बात देख लीजिए इसको, और ये सवाल जो है इसको ट्राई कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। तो हम लोग ध्यान देते हैं कि अब वो रॉड की लंबाई स्केल से नाप रहे हैं, तो रीडिंग जो है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करेगी। देखो, किसी भी रॉड की लंबाई जो है जब स्केल से नापोगे तो रॉड की जो लेंथ की रीडिंग स्केल बताएगा वो क्या होती है, वो आपको बताते हैं। पहले इसके लिए आपको मेजरमेंट की चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आज मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी रॉड को स्केल से नापा और देख के ये लगा कि यार स्केल कह रहा है रॉड की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि स्केल का जो 25वां निशान है वो रॉड के इस एंड से मैच कर रहा है। 0 को इधर रखते हो, 25 इधर रखते हो, यही तो, तभी तो आप कह रहे हो कि वो रॉड स्केल को लग रहा है रॉड की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। इसका अच्छा, अब इसका क्या मतलब है कि ये 25वां निशान यहाँ मैच कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर तुम स्केल के 1 सेंटीमीटर निशान को देखो तो रॉड की जो लंबाई है ये इसके 1 सेंटीमीटर के निशान से 25 गुनी है, 25 टाइम्स है। अगर यही रॉड की लंबाई इस 1 सेंटीमीटर से 26 टाइम्स होती तो ये 25 नहीं, यहाँ 26 आया होता, 26 के सामने होता ये वाला सिरा। अगर ये रॉड इस 1 सेंटीमीटर से 50 गुनी होती तो उस केस में रॉड का एंड 50 सेंटीमीटर वाले निशान के सामने होता। तो रीडिंग जो है वो ये बताती है कि रॉड की लंबाई स्केल के द्वारा प्रोवाइडेड जो यूनिट है सेंटीमीटर, उससे कितने टाइम्स है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो रीडिंग है उसका मतलब होता है कि रीडिंग बराबर है कि लेंथ ऑफ रॉड डिवाइडेड बाय यूनिट ऑन स्केल। इस रॉड की लंबाई स्केल के द्वारा प्रोवाइडेड जो यूनिट है उससे कितने टाइम्स है। अगर ये रॉड इस सेंटीमीटर से 100 गुनी है, इसका मतलब रॉड की लंबाई 100 सेंटीमीटर है। ठीक, अब मैंने कहा ऐसा है 0 डिग्री सेल्सियस पर रीडिंग क्या होगी, रीडिंग 0, रॉड की लंबाई 0 पे बटे यूनिट 0। 0 डिग्री सेल्सियस पे ये लंबाई और 0 डिग्री सेल्सियस पे ये लंबाई, देखो ये लंबाई बटे ये करोगे तो आपको रीडिंग मिल जाएगी। और अगर T डिग्री सेल्सियस पर रीडिंग चाहिए तो T डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दो, रॉड एक्सपेंड कर जाएगी, रॉड की लंबाई LT हो जाएगी और स्केल कौन सा पीछे रह जाएगा, स्केल भी एक्सपेंड होगा। तो जब स्केल एक्सपेंड होगा तो स्केल की जो यूनिट है उसका साइज भी तो बढ़ेगा। समझे, ये रॉड की लंबाई है और ये स्केल के द्वारा प्रोवाइडेड यूनिट है। यहाँ लिख देता हूँ ये 0 और ये लिख देता हूँ, ये देखो ये है U। समझे, तो अब जब टेम्परेचर T कर दोगे तो लंबाई भी बढ़ जाएगी रॉड की और स्केल की जो यूनिट है वो भी एक्सपेंड कर जाएगी, LT/UT। अच्छा, तो मैंने कहा LT को लिख लो L0 1 प्लस अल्फ़ा रॉड इंटू T, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और UT को लिख लो U0 1 प्लस अल्फ़ा स्केल इंटू T, हाँ। अरे रॉड का अल्फ़ा है अल्फ़ा, स्केल का अल्फ़ा है अल्फ़ा S, तो वो अपना एक्सपेंड उन्हीं अल्फ़ा के हिसाब से करेंगे। और L0 बटे U0 ये है रीडिंग 0। तो रीडिंग एट T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू रीडिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू 1 प्लस अल्फ़ा RT बटे 1 प्लस अल्फ़ा ST। समझे, अब इसको क्या करोगे, ये 1 प्लस x1 बटे 1 प्लस x2 को 1 प्लस x1 माइनस x2 लिख लो। तो T डिग्री सेल्सियस पर रीडिंग बराबर 0 डिग्री सेल्सियस पर रीडिंग इंटू 1 प्लस x1 माइनस x2, तो 1 प्लस अल्फ़ा R इंटू टी माइनस अल्फ़ा S इंटू टी। ये लीजिए, ये हमारा जवाब आ गया। T डिग्री सेल्सियस पर रीडिंग बराबर 0 डिग्री सेल्सियस पर रीडिंग इंटू 1 प्लस अल्फ़ा R माइनस अल्फ़ा S इंटू टी। ये जगह थोड़ी कम रह गई, थोड़ा सा खिसका के लिख देते हैं। रीडिंग एट T डिग्री सेल्सियस बराबर रीडिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस
इंटू 1 प्लस अल्फ़ा आर माइनस अल्फ़ा एस इंटू टी। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये एक बड़ा पॉपुलर रिजल्ट की तरीके से याद भी रखा जाता है कि जब तुम किसी रॉड की लंबाई स्केल्स के द्वारा नाप रहे हो तो ऐसे लिखते हैं, रीडिंग एट टी डिग्री सेल्सियस बराबर रीडिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू 1 प्लस अल्फ़ा रिलेटिव इंटू टी। अल्फ़ा रिलेटिव का मतलब है रॉड का अल्फ़ा माइनस स्केल का अल्फ़ा, समझे? रॉड के अल्फ़ा में से स्केल के अल्फ़ा को घटा देना और जो रिलेटिव अल्फ़ा मिल जाएगा बस उसका यूज़ करके ये रीडिंग कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो ये सिंपल सी बहुत पॉपुलर सा रिज़ल्ट है, याद रखने की बात है, इसको याद कर कोशिश करिएगा, हम याद रखें। ठीक, रॉड के अल्फ़ा में से स्केल के अल्फ़ा घटा दीजिए। अब देखो कुछ समझाने की कोशिश भी करते हैं कि अल्फ़ा आर अल्फ़ा एस के हिसाब से क्या होगा कि अगर अल्फ़ा आर बराबर अल्फ़ा एस है तो इस केस में क्या होगा कि ये अल्फ़ा रिलेटिव 0 हो जाएगा। अल्फ़ा रिलेटिव 0 हो जाएगा तो टी डिग्री सेल्सियस पर रीडिंग और 0 डिग्री सेल्सियस पर रीडिंग क्या होंगी? बराबर रीडिंग एट टी इज इक्वल टू रीडिंग एट 0। क्या मतलब? तुमने 0 डिग्री सेल्सियस पर एक रॉड को देखा और ये स्केल को देखा, स्केल का 25 सेंटीमीटर वाला निशान रॉड के इस निशान के सामने था, तो तुम्हारी रॉड की लंबाई 25 सेंटीमीटर कहेगा स्केल, बिल्कुल कहेगा। अब देखो तुम टेम्परेचर बढ़ा दो, अब टेम्परेचर तुमने बढ़ा दिया तो हुआ क्या कि रॉड एक्सपेंड कर गई। ये देखो रॉड एक्सपेंड कर गई तो स्केल भी एक्सपेंड कर गया। चूँकि रॉड का और स्केल का अल्फ़ा बराबर थे तो जितना रॉड एक्सपेंड करेगी स्केल भी उतना ही एक्सपेंड करेगा साथ में। तो अभी भी जो स्केल का 25 सेंटीमीटर वाला निशान है, अभी भी जो स्केल का 25 सेंटीमीटर वाला निशान है वो रॉड के सामने ही रहेगा, समझे? तो ऐसे केस में हम अगर स्केल से पूछेंगे कि रॉड की लंबाई तुम्हें क्या दिखाई दे रही है तो स्केल कहेगा कि रॉड की लंबाई मुझे अभी भी 25 सेंटीमीटर ही दिखाई दे रही है। देख लो, रॉड वैसे तो एक्सपेंड कर चुकी है लेकिन स्केल भी एक्सपेंड कर गया और रॉड के साथ साथ एक्सपेंड हुआ है, तो रीडिंग में कोई चेंज नहीं आया है। इस समय जो रीडिंग है वो 25 सेंटीमीटर है, तो इस समय भी रीडिंग 25 सेंटीमीटर ही है, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जहाँ कहीं पर स्केल से रॉड की लंबाई नाप रहे हैं तो अगर स्केल भी एक्सपेंड कर रहा है तो ऐसे केस में स्केल हमको रॉड की एक्चुअल लंबाई नहीं बताएगा बल्कि अपने हिसाब से लंबाई बताएगा। देखो एक्चुअल में हो सकता है ये रॉड अभी 25 की और अब 27 सेंटीमीटर की हो गई हो, बट एक्चुअल कौन पूछ रहा है? हम तो स्केल की बात कर रहे हैं, स्केल को क्या पता चल रहा है? तो स्केल तो अभी भी 25 ही कहेगा, समझे? दिखाई दे रहा है? ये देखो ये रॉड एक्सपेंड कर गई नहीं कर गई, बट रीडिंग अभी भी 25 ही आ रही है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसको देख लीजिए एक बार।